नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका। और आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए संज्ञा की वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है, कहां से संज्ञा आई और संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, है ना। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने वर्णमाला पढ़ा और भी बहुत सारे टॉपिक देखे, है ना। वर्णमाला में हमने स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखे। आज हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या होती है। तो ये वीडियो आपके एसआई के एग्ज़ाम, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी और टीईटी, एमपीटीटी, सीटेट और जितनी भी टीचिंग लेवल की एग्ज़ाम होती है और व्यापम की जो एग्ज़ाम होती है जिनमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इन सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया ध्यान से देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो आइए आज हम देखते हैं संज्ञा के बारे में जानते हैं संज्ञा क्या होती है। तो देखो, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं संज्ञा, है ना। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा ये है, किसी व्यक्ति, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के विषय में बताने वाले शब्द या बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे संज्ञा कहलाते हैं, है ना। संज्ञा समझ आया आपको। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राम, है ना, तो वो क्या हुआ, राम शब्द जो हुआ संज्ञा कहलाया। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के विषय में बताने वाले शब्द या उसका हमें जो बोध कराते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं संज्ञा। तो आइए अब हम देखते हैं। जैसे संज्ञा से आपको संज्ञा शब्द जब आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा, सवाल उठता होगा, संज्ञा शब्द ये आया कहाँ से। तो देखते हैं चलो कि संज्ञा शब्द आया कहाँ से। तो संज्ञा शब्द जो है ये क्या है, ये है पद के भेद, है ना, पद के भेद हैं। अब आप बोलेंगे कि पद क्या होते हैं, तो आइए हम देखते हैं ये क्या होते हैं पद, है ना। पद क्या होते हैं, जैसे मैं अगर लिखता हूँ, शब्द लिखता हूँ कोई मोहन, है ना। जैसे मैं कोई शब्द लिखा यहाँ पे, मोहन लिख दिया मैंने, मोहन, और आपसे पूछूं कि ये क्या है, मोहन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सर मोहन क्या है, शब्द है, क्या है, एक शब्द है ना। मोहन क्या है, एक शब्द है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको और आगे बढ़ाते हुए लिख दूँ, मोहन आम खाता है ना, मोहन आम खाता है, ऐसा लिख दिया मैंने। अब मैं आपको पूछूं कि मोहन आम खाता, ये क्या हुआ, ये पूरा एक वाक्य हुआ। क्या हुआ, वाक्य हुआ। तो इस वाक्य में जो ये मोहन शब्द है, जो मैंने अंडरलाइन किया, मोहन शब्द है, ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसमें मोहन संज्ञा है ना, संज्ञा है। और जो ये मोहन जो मैंने अंडरलाइन किया, यही क्या होगा, ये होगा पद, है ना। तो आपको समझ आया कि पद क्या होते हैं, है ना। जो जैसे मैंने शब्द लिखा, मोहन आम खाता है, और मोहन आम खाता है, इस शब्द में मैंने जो आपको मोहन शब्द अंडरलाइन करके दिखाया, ये क्या हुआ, यही हुआ आपका पद। अब आप बोलेंगे कि पद पद क्या होते हैं। तो पद जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसमें, आइए देखते हैं हम कि पद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप, यानी पद हम किसे कहते हैं, तो उसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो, दो प्रकार से होते हैं। एक होता है विकारी, है ना, विकारी शब्द बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं अविकारी शब्द, है ना। क्या क्या होते हैं, विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द क्या होता है, तो ऐसे शब्द जिनमें काल, वचन, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम विकारी शब्द, है ना। क्या कहते हैं उसे, विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें काल, वचन और लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्द को हम कहते हैं विकारी शब्द। जैसे देखो, मान लो मैं यहाँ कोई शब्द लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया लड़का, है ना, लड़का शब्द लिखा। तो देखो, जब क्या बोला है यहाँ पे कि ऐसे शब्द जिनमें काल, वचन और लिंग के आधार पर परिवर्तन हो, है ना। लड़का, लड़का कैसा है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग वर्ड है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ लड़का आम खाता है ना, तो मैं इसको ये भी कर सकता हूँ लड़की आम खाती है ना। तो लड़का को अगर मैंने लिखा, तो अगर लड़की लिख दिया, लड़की लिख दिया, तो क्या हुआ, लिंग परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसमें काल भी परिवर्तन होता है, वचन भी परिवर्तन हो जाता है ना। अगर लड़का लिखा है, मैं अगर यहाँ लड़के लिख दूँ, लड़के लिख दूँ, तो क्या हुआ, बहुत से लड़के हुआ,
तो ये एक वचन का बहुवचन हो गया, तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विकारी। और अविकारी क्या कहलाएगा, जैसे परिवर्तन जिन शब्दों में काल, वचन या लिंग के आधार पर परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अविकारी। जैसे मैं लिख दूं इधर शब्द, है ना, मैं लिखता हूं इधर, तो ये क्या हुआ, अगर मैं लिख दूं राम इधर आ, या सीता इधर आ, तो इधर क्या हुआ, राम के लिए भी वही रहा, सीता के लिए भी वही रहा, कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो ये क्या, ऐसे शब्द क्या होंगे, ये होंगे, ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, समझ आया आपको अविकारी क्या होता है और विकारी क्या होता है ना। तो अभी हमने देखा संज्ञा, और उसके बाद देखा पद क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि पद को जाना, पद दो प्रकार से होते हैं, विकारी और अविकारी। ऐसे शब्द जिनमें काल, वचन, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जिनमें काल, वचन, लिंग के आधार पर परिवर्तन ना हो पाता है उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी में चार आते हैं, चार आते हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, क्रिया और विशेषण। ये क्या है, ये विकारी शब्द हैं। इनमें काल, वचन और लिंग के आधार पर परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, और अविकारी में आते हैं, ये सारे हम अभी बाद में पढ़ेंगे, इनकी और अलग अलग वीडियो बनेगी अच्छे से, जैसे संज्ञा की बन रही है। ऐसे सर्वनाम भी बताऊंगा मैं आपको, सर्वनाम के बारे में समझाऊंगा, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। ऐसे विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं संज्ञा के बारे में, जानते हैं संज्ञा क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के विषय में बताने वाले शब्द या बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, ये समझ आया आपको। अब आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कौन कौन से प्रकार होते हैं संज्ञा के। तो संज्ञा को कुछ विद्वानों ने संज्ञा को दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। कैसे, उत्पत्ति के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। और अर्थ के आधार पे 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, 3 प्रकार से होती है। ऐसे ही अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से 5 प्रकार, इसमें आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ आया आपको कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 2 प्रकार से होती है। इसका जो वर्गीकरण है विद्वानों ने 2 प्रकार से किया है। कैसे कैसे 2 प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है ना। अब आप सोचते होंगे कि हमने तो आज तक 5 प्रकार ही पढ़ा है, ये व्यक्तिवाचक, गणनीय, अगणनीय क्या है। तो ये मान्य नहीं है, मान्य ये 5 ही है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो होती है 3 प्रकार की होती है, और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि ये जो उत्पत्ति के आधार पर है ये कैसे है। तो देखो क्या होता है, कभी कभी कई उदाहरण जो पूछे जाते हैं, बहुत से उदाहरण, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक उदाहरण है, हर घर में विभीषण नहीं होते। ठीक है, ये क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कैसे जातिवाचक, हर घर में विभीषण नहीं होते। विभीषण तो एक व्यक्ति का नाम है, आप जानते हो, रामायण में रावण का जो भाई होता है उसका नाम है विभीषण, है ना। लेकिन ये इंडिकेट करता है एक व्यक्ति को। लेकिन इस वाक्य में देखो आप, हर घर में विभीषण नहीं होते, तो ये क्या होता है, एक विभीषण जाति के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि हर घर में विभीषण जैसे लोग नहीं होते हैं, ये कहना चाह रहा है ये। तो ऐसे, है ना। फिर ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखो, फिर समझ आएगा। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, दूसरा उदाहरण बोल रहा है शास्त्री जी ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। क्या क्या लिखा है कि शास्त्री जी
ईमानदार व्यक्ति थे, है ना। तो शास्त्री जी से क्या निकल कर आ रहा है कि शास्त्री जी मतलब वाक्य में शास्त्री जी किसके लिए प्रयोग किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए प्रयोग किया गया है ना। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन शास्त्री जी तो आपने देखा होगा, शास्त्री जी एक डिग्री भी होती है ना। और शास्त्री जी सरनेम है, बहुत सारे लोगों की सरनेम होती है शास्त्री जी। तो अगर ऐसे देखें तो ये एक जाति को बताता है, ठीक है, एक जाति को बताता है ये शास्त्री जी। लेकिन इस वाक्य में शास्त्री जी जो है लाल बहादुर शास्त्री के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, समझ आया आपको। तो ये क्या हुई, ये एक प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में होता है, ठीक है। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर ये दो प्रकार से संज्ञा को बांटा गया है, ठीक है ना। आपको अब यहाँ पे सब समझ आ गया होगा कि कैसे बांटा गया है ना। तो चलो अब हम आगे देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जहाँ एक नाम से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है ना। या फिर किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, प्राणी, भवन आदि को बताते हैं, ऐसे ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूँ राम, है ना, या जैसे एक विशेष स्थान जैसे दिल्ली, है ना, दिल्ली का नाम ले दिया। तो दिल्ली तो शहर है, लेकिन एक मैंने क्या लिया, नाम लिया दिल्ली, तो एक विशेष शहर है ना दिल्ली, तो ये क्या होगा, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे मैं बोल दूं किताब, है ना, या दिशाओं के नाम जो होते हैं पूर्व पश्चिम, ये क्या होते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है, समझ आया आपको। आगे देखते हैं हम, आगे क्या, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जहां एक नाम के उच्चारण से उस वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, ठीक है। या फिर जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध न कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, है ना। जहां संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे मैं कह दूं लड़का, ठीक है, लड़का मतलब कोई भी लड़का हो सकता है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, लड़का मतलब कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, लड़का पूरी जाति के बारे में बोल रहा हूँ, लड़के जाति के बारे में, ठीक है। जैसे लड़की बोलूँ तो पूरी लड़की जाति के बारे में बोल दूँ, है ना। भगवान बोल दूँ तो भगवान, अब मैं किसी एक भगवान को नहीं बोल रहा कि विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ऐसा नहीं कह रहा, है ना। भगवान मतलब भगवान, मैं पूरे भगवानों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये होगा जातिवाचक संज्ञा में आएगा, है ना, ठीक है ना, समझ आया आपको। जैसे बोल दूं जानवर, बोल दूं तो जानवर मतलब किसी एक के बारे में नहीं बोल रहा, बिल्ली के बारे में नहीं बोल रहा, मैं कुत्ते के बारे में नहीं बोल रहा, मैं जानवर बोल दिया, उसमें सारे जानवर आ जाएंगे जितने जानवर होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आपको समझ आया जातिवाचक संज्ञा क्या है, हाँ, तो ये कहलाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वे संज्ञा शब्द जिनमें किसी भाव का बोध हो या भावों के साथ साथ गुण, दशा, अवस्था का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या और एक परिभाषा है इसकी कि वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी भाव का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाती है ना, सरल सी परिभाषा है। तो परिभाषा तो वैसे एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन उदाहरण देके पूछता है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ऐसा पूछ लेता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो क्या होता है, जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, भाववाचक संज्ञा हमने क्या पढ़े अभी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी भाव का बोध हो, है ना, या गुण, दशा या अवस्था का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं क्रोध, है ना, क्रोध क्या है, अब ये किसी व्यक्ति का तो नाम है नहीं, है ना, या कोई स्थान का नाम नहीं है। क्रोध, क्रोध मतलब एक भाव है, गुस्से का भाव, है ना। ईर्ष्या हो गया, जैसे गर्मी लग रही है, गर्मी एक क्या है, भाव है ना। मिठास, है ना, मिठास स्वाद, है ना, कड़वाहट, है ना। तो ये क्या हुआ, ये आएंगे आपके भाववाचक संज्ञा में, है ना। ईमानदारी, बेईमानी, है ना, बेईमान है वो इंसान, या वो इंसान बहुत ईमानदार है, तो ये क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। जैसे अब अवस्था की बात करें तो बचपना, बुढ़ापा,
तो जवानी, ये क्या आएंगे, ये किस में आएंगे, ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है ना, गरीबी, अमीरी, है ना, दशाओं को दर्शाता है। ठीक है, समझ आया आपको। अब इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा क्या कहलाती है, तो वे शब्द जिनमें रंग, रूप, गुणधर्म, दशा, स्वभाव आदि कुछ ना कुछ इनमें कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाती है। ठीक है, या ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसी समूह का बोध हो, है ना, वे क्या कहलाएंगे, वे कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, टीम, समिति, सेना, है ना। तो ये भीड़, जैसे भीड़ है, सभा है, तो सभा अब आप किसी एक को तो नहीं बोलोगे सभा में, सभा में मतलब सारे लोग आ जाएंगे जितने लोग हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो समूह में है ना, झुंड में है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये समूहवाचक संज्ञा में। जैसे सेना, सेना बोल दिए तो किसी एक सैनिक का नाम नहीं लिया आपने, या किसी एक सैनिक को नहीं बोले, सेना मतलब संपूर्ण सैनिक, जितने भी सैनिक हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें, इसीलिए ये क्या होगा, ये समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जिसे मटेरियल नाउन कहते हैं, तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी तरल पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। जैसे सोना, चांदी, शक्कर, चावल, है ना, इसमें और भी उदाहरण आ जाते हैं। जैसे तरल पदार्थ बोल दिए तो घी आ जाता है ना, तेल भी आ जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अपने पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। ये क्या कहलाएंगे, ये पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं, है ना। समझ आया आपको। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक को ही समुदायवाचक भी कहते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। हाँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे कभी कभी क्या आता है, वाक्य बदलने के लिए आता है कि कभी कभी जातिवाचक को भाववाचक में बदलने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि जातिवाचक को भाववाचक में बदलो, कैसे। जैसे लड़का लिखा है ना, क्या लिखा है, लड़का लिखा है। अब लड़का को भाववाचक में कैसे बनेंगे, लड़का, लड़का तो क्या हुआ, एक जातिवाचक संज्ञा हुई लड़का, है ना। तो लड़का को भाववाचक संज्ञा में बदलोगे तो क्या होगा, लड़कपन। लड़कपन क्या होता है, एक भाव प्रकट करता है ना, लड़कपन का भाव है, तो ये क्या हुआ, भाव है। जैसे बच्चा, बच्चा क्या है, एक जाति को प्रकट करता है। बच्चा शब्द बोलने से एक जाति को हम बता रहे हैं, है ना, ये इंडिकेट करता है ना, कि हम जाति बता रहे हैं। अब बच्चा से अगर हमको भाववाचक बनाना है तो क्या होगा, इसका हो जाएगा बचपन। ठीक है, बच्चा से क्या होगा, बचपन होगा। अब तीसरा है जैसे अपना बूढ़ा, तो बूढ़ा से क्या हो जाएगा, इसका बुढ़ापा हो जाएगा, क्या होगा, बुढ़ापा होगा। ऐसे ही भाव, जातिवाचक से भाववाचक में बदलने के लिए आता है, कभी प्रश्न आ जाता है जातिवाचक से भाववाचक में बदलो, कभी भाववाचक से जातिवाचक में बदलो, ऐसा हो जाता है। भाववाचक से जातिवाचक में बदलने आया तो बचपन आ गया, तो बचपन को किस में बदल देंगे हम, बचपन को बच्चे में। ठीक है, जैसे लड़कपन बोल दिया तो लड़कपन का हो जाएगा लड़का। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, ये जातिवाचक से भाववाचक में बदले हमने, और भाववाचक से जातिवाचक में बदले। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये हो गया हमारा संज्ञा का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे सर्वनाम। तो ऐसे ही मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे ही ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, और आगे पूरे संज्ञा पढ़े, आज हमने सर्वनाम पढ़े, और ये सारी चीज़ें क्या है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, और जितने भी प्रश्न आते हैं मैं इसके आपको प्रश्न भी हल करवाऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एसआई के एग्ज़ाम के लिए, पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, पटवारी का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए, एसएससी जीडी के लिए, और भी जितने सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, सारे एग्ज़ाम की तैयारी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।